जो जापान में ही पहले से कब से 1915 से ही निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है ना। इनके पास इसका कार्यभार आ जाता है किसका, आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है ना। और ये घोषणा करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को इसका सौंपा जाएगा कार्यभार, और आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को सौंप भी दिया जाता है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, वो डेट ईयर बताइए, कौन सा इंपॉर्टेंट डेट बताया था मैंने, 21 था, 23 था, 21 ना, 21 अक्टूबर 1943। हाँ, 1943 में क्या हुआ, अस्थायी सरकार का उन्होंने स्थापना किया। उसके बाद बने थे अस्थायी सरकार के, और कितने राष्ट्रों ने, 9 राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता दी, ठीक है ना। यहीं तक हो गया था, ठीक है। आगे आगे चलकर जापान ने अंडमान निकोबार पर अधिकार कर लिया, है ना। आगे चलकर जापान ने अंडमान निकोबार पर अधिकार कर लिया और इसे आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया, ठीक है ना। किसे सौंप दिया, आज़ाद हिंद फौज को, ठीक है ना। इसे नाम दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, स्वराज द्वीप दिया गया, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, मौलाना आज़ाद के नाम पर 3 ब्रिगेड की स्थापना किया गया, ठीक है ना। और आगे चलकर यानी कि प्रारंभ में इन्होंने 3 ब्रिगेड बनाया, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। आगे चलकर अपने भी नाम पर यानी कि सुभाष ब्रिगेड और एक महिला रेजिमेंट का स्थापना इन्होंने किया। क्या नाम दिया उसका, रानी झांसी रेजिमेंट। और इनकी जो मेन बनाया गया, हेड बनाया गया, उनका नाम था लक्ष्मी सहगल नाम था, ठीक है ना। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को इसका हेड बनाया गया, क्लियर है। तो आगे ये सब पॉइंट हम लोग करेंगे, यानी कि सुभाष चंद्र जापान ने क्या अंडमान निकोबार को जीत लिया, किससे जीत लिया, ब्रिटिश से, किससे, ब्रिटिश से, ठीक है। किसे सौंप दिया, किसे सौंप दिया, आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। फौज को सौंप दिया, नाम दिया गया आज़ाद हिंद फौज के द्वारा, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान का और निकोबार का भी, दोनों का नाम दिया गया। निकोबार को दिया गया स्वराज द्वीप, क्यों, और इसको शहीद द्वीप, हाँ शहीद, याद रखिएगा सब लोग, शहीद द्वीप इसको स्वराज द्वीप। क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, समझ रहे सब लोग। जापान ने जीत लिया और सौंप दिया अंडमान निकोबार किसे, आज़ाद हिंद फौज को। नाम दिया गया इसको शहीद द्वीप, अंडमान को निकोबार को सुभाष चंद्र बोस ने प्रारंभ में 3 ब्रिगेड बनाया, की स्थापना की, नाम दिया गांधी ब्रिगेड, दूसरा नेहरू ब्रिगेड और कलाम
आजाद की रही बोल दो। आजाद ना, कलाम की जगह नहीं, कलाम नहीं चाहिए। आजाद हुआ आजाद। ये तो स्टार्टिंग में उन्होंने किया ना। आगे चलकर दो और, एक अपने नाम पर, कौन सा? सुभाष और रानी झांसी लक्ष्मी। और देखो इसी को आगे क्लियर है ना यहाँ तक? उसी के आगे लिखिए सब। जापान में 6 नवंबर, जापान ने 6 नवंबर, नहीं हेडिंग नहीं डालना है, बस पॉइंट में लिखना आगे, जहाँ तक खत्म हुआ था उसके आगे। यस सर। जापान ने 6 नवंबर 1943 में 1943 ईस्वी को करूं, अंडमान तथा निकोबार द्वीप को जीतकर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप को जीतकर आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप, अंडमान का नाम शहीद द्वीप लिख दिया मैंने, तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। निकोबार का स्वराज द्वीप रखा। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आजाद हिंद फौज ने, पैराग्राफ चेंज करके, क्या सर? आजाद हिंद फौज ने 3 लड़ाकू 3 लड़ाकू ब्रिगेड लिख दिया है, ब्रिगेड खड़ा कर लिया, जिसके नाम गांधी, नेहरू तथा आजाद पर रखे गए। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए, जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड तथा रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। ठीक है, पांचों का नाम याद रखिएगा। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके, इनमें रानी झांसी
ब्रिगेड महिलाओं से निर्मित थी, जिसमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं से निर्मित थी, निर्मित थी, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। हाँ, सहगल किया। अब नेताजी के जो सुभाष चंद्र बोस या नेताजी, इनके अलावा 3 प्रमुख कमांडर भी थे, जिन पर आगे चलकर लाल किला में INA ट्रायल चलाया जाता है, नाम सुना होगा। एक का नाम था शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, और इन्हीं के हस्बैंड थे लक्ष्मी सहगल के, उनका नाम था प्रेम कुमार सहगल, ठीक है ना। तो इनके अलावा ये मेन 3 कमांडर थे आज़ाद हिंद फौज के, और आगे चलकर इन्हीं तीनों पर लाल किला, दिल्ली के लाल किला में ट्रायल चलाया जाता है, INA ट्रायल करके। उसके बाद हम लोग करेंगे आगे, इसके बाद करेंगे हम लोग बेबल प्लान। सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। पहले आज़ाद हिंद फौज, फिर बेबल प्लान, और फिर INA ट्रायल। तो साथ साथ भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी वो सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। बेबल पहले आए तो पहले, और INA ट्रायल बाद में हुआ तो उसको बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अलावा महत्वपूर्ण कमांडर थे, हाँ, डैश करके शाहनवाज खान, ठीक है ना, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, तथा प्रेम कुमार सहगल। ये तीनों लोग, तीनों का नाम लिख लीजिए। शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल, इन्हीं की पत्नी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है ना। अगला पॉइंट, 6 जुलाई 1944 ईस्वी को 1944 आजाद हिंद के रेडियो के प्रसारण, आजाद हिंद के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को, अभी क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे उनको इसी समय, महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, या सुभाष ने कहा, जैसे या नेताजी ने कहा, कुछ भी लिख सकते। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत से जब शुरू करिएगा ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा। हाँ, भारत की
स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध, स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। हमारे राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका, इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। क्लोज कर लीजिएगा, डबल इनवर्टेड कॉमास की। क्लियर है? तो ये इनके बारे में बताया। अब कहा जाता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि इनके मृत्यु के बारे में अलग अलग मान्यता, अलग अलग लोग बात करते हैं, लेकिन जो आधिकारिक रिपोर्ट है और सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 कमीशन भी बनाया था, वैसे तो 3 बनाया था, लेकिन क्या हुआ, ठीक है ना, 3 कमीशन इन्होंने बनाए इनकी जांच करने के लिए, मृत्यु के लिए, डेथ के लिए। तो 2 जो कमीशन थे स्टार्टिंग वाले, इन्होंने तो बोला कि ये जब ताइपे से जापान की तरफ जा रहे थे तब वही प्लेन क्रैश कर गया, ठीक है ना, और इनकी डेथ हो गई, ठीक है। यही माना जाता है। 2 सरकार ने कमीशन बनाया था, ठीक है, वो लोग जो उन्होंने बोला। एक और कमीशन सरकार ने बनाया था, मुखर्जी कमीशन, ठीक है ना, उन्होंने बोला था कि नहीं, ये सही नहीं है कि इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। ये उन्होंने एक आशंका व्यक्त किया था कि ये शायद प्लेन क्रैश में मरे नहीं थे, ठीक है ना। कुछ लोगों ने ये भी बोला या तो सोवियत संघ चले गए, सोवियत संघ का मतलब रूस चले गए, वहाँ पर उनको कैदी बना लिया गया, ठीक है ना। कुछ लोगों ने ये भी लोगों ने कहा कि ये बच गए थे और बाद में गुमनामी बाबा के रूप में ये 1985 तक जीवित रहे, ठीक है ना, ये भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग को इसमें नहीं जाना, जो आधिकारिक स्रोत है, जो रिपोर्ट आई है, उसी को हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे। बाकी तो जो आज भी चर्चा होता है कि वो शायद जीवित थे, कब तक, तो 1985 तक, किस रूप में, तो गुमनामी बाबा के रूप में, ये कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो सोवियत संघ चले गए, वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में शायद वहीं पर उनकी डेथ हो गई, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो रिपोर्ट जो आया था सरकार के द्वारा, उसी को हम लोग लिखेंगे, उसको आप बोलिए। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइपे पहले जापान के कब्जे में समय था, अब वही ताइवान जो है वहीं पर क्या था, ताइपे, है ना। तो पहले जापान के ये कब्जे में था, ताइपे लिख लीजिएगा, हाँ ताइपे, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, दूसरी भी लिखना आपको। द्वीप था फार्मोसा, अभी रुकिए, लिखिएगा नहीं। जो ताइपे था पहले क्या नाम जाना, तब फार्मोसा में ताइहोकी नाम से जाना था, ना यही जगह ताइपे जो था उस समय, तब फार्मोसा में ताइहोकी नाम से जाना था। तो ये लिखिए पहले, फिर से बोले, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइपे
फिर ब्रैकेट स्टार्ट करिए, वो वाला लिखिए पॉइंट। तब फार्मोसा में ताइहोकू, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। समझ रहे सब लोग ना? ये जगह है, अब ताइपे हो गया, पहले फार्मोसा में ताइहोकू था। ये जापान के कब्जे में तब था, अब ताइवान है देश। कौन है? ताइवान अलग से में एक विमान दुर्घटना में हुई थी, एक विमान दुर्घटना में हुई थी। हुई थी ब्रैकेट में लिखना है, जो स्रोत है उसके बारे में हल्का सा। आधिकारिक रिपोर्ट और आधिकारिक रिपोर्ट यानी कि ऑफिशियल रिपोर्ट और 2 भारतीय जांच, आधिकारिक रिपोर्ट और 2 भारतीय जांच आयोगों के निष्कर्ष, 2 भारतीय जांच आयोगों के निष्कर्षों के अनुसार, फिर से बोल रहे हैं, आधिकारिक रिपोर्टों और 2 भारतीय जांच आयोगों के निष्कर्षों के अनुसार ये कहा गया ना 18/10/1945 ठीक है ना। बाकी जो हमने बताया चीजें वो अलग अलग मान्यता है कि डेथ उनका सोवियत संघ में हो गया या नहीं हुआ, वो जीवित रहे गुमनामी बाबा के रूप में। लेकिन जो आधिकारिक ऑफिशियल जो रिपोर्ट है उसका और जो जांच आयोग बनाया गया था सरकार के द्वारा 2, उसमें यही बोला गया है कि 18 अगस्त 1945 को जब वो ताइपे से जापान की तरफ जा रहे थे विमान से, उसी समय विमान में वो क्रैश कर गया और वो उसी में आग लग गई, जल गए और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हम लोग को मानना है। ठीक है, यस सर। और एक और मुखर्जी आयोग बना था, लेकिन वो मुखर्जी आयोग ने नहीं एक्सेप्ट किया कि उनकी डेथ हुई थी और प्लेन क्रैश से। उन्होंने बोला कि नहीं, वो शायद जीवित थे उस समय। सही बताया गया था कि किसी से इनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, ये जो हम दिखाए हैं ये ऑफिशियल रिपोर्ट है और 2 सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने 2 जांच कमेटी बनाया था इनके मृत्यु के जांच कमेटी। उनका भी यही है कि भाई इनकी डेथ हुई है प्लेन क्रैश से। बाकी एक आयोग और बनाया था मुखर्जी आयोग, तो उन्होंने आशंका व्यक्त किया था कि शायद इनकी डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। लेकिन भाई वो तो डाउटफुल है ना, वो हम लोग को नहीं मानना है क्योंकि भाई 2 लोग बोल रहे हैं, रिपोर्ट बोल रहा है और 2 कमीशन बोल रहा है, तो हम लोग किसी को अभी फिलहाल मानेंगे। बाकी तो अलग अलग कहावते हैं कि भाई वहाँ चले गए, सोवियत संघ चले गए या गुमनामी बाबा के रूप में जीवित रहे और 1985 तक जीवित रहे, उसको बस ऐसे हम लोग कर सकते। कौन वाला? हाँ, ये संभव तो नहीं होना चाहिए चीज़ें, लेकिन लोग अपना बोलते हैं। तो हम लोग बस वो कहानी की तरह इसको करना है। मेन तो हमें ये पढ़ना अपना एग्जाम के लिए। इसमें कुछ प्रमुख कथन लिख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसने क्या क्या बोला, या सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या बोला। हेडिंग डाल दीजिए प्रमुख कथन। स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट। प्रमुख कथन स्टेटमेंट बता रहे 2 3 4 जो आ चुका पहले, आ भी सकता है उस पर। पहला लिखिए, जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा। दूसरा स्टेटमेंट दूसरे लोग के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्रनायक कहा।
ये स्टेटमेंट आया हुआ कि ना कि राष्ट्र नायक किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्र नायक कहा गांधी जी ने, तीसरा गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। कहा था। अब एक सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है पाकिस्तान वाले, उस पर तो उसको लिख लीजिए। चौथा स्टेटमेंट खुद सुभाष चंद्र बोस का ना, सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना के पाकिस्तान के प्रस्ताव का, सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना के पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त नहीं होने दिया जाएगा। हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त होने नहीं दिया जाएगा। यस ये सब स्टेटमेंट, बस इसमें इतना ही है। अगला बेबल प्लान और सिंगला सम्मेलन, ठीक है, समझ रहे हो ना सब लोग? यस सर। आज क्या सब सुस्त हो हैं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुस्त लगे हैं? हाँ। आइडियोलॉजी का वो था, जैसे कि वो कुछ चीज़ें जो अपने, जैसे उन्होंने कई चीज़ें स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने बोला कि वामपंथ और दक्षिणपंथ करके बोला, ठीक है ना, कि हम लोग वामपंथ में बिलीव रखते हैं, कुछ लोग हैं जो दक्षिणपंथ में बिलीव रखते हैं। तो और कुछ चीज़ें उस समय वो अपने आप खुद से कर रहे थे, चीज़ों को जो गांधी जी पसंद नहीं कर रहे थे, यानी कि अर्थी सही नहीं कर रहे थे। तो तारीख इसीलिए तो खड़ा कर दिया ना, इनके अगेंस्ट नहीं चाह रहे थे कि ये फिर से बने, यानी कि 38 में हरिपुरा अधिवेशन में जब अध्यक्ष बन गए वो, तो कई चीजें जो गांधी जी के अगेंस्ट में सब चीजें था, जो पसंद नहीं करते थे वो उन्होंने कर दिया। और बाद में स्टेटमेंट भी दे दिया कि आप लोग दक्षिणपंथी हैं, यानी कि दूसरे विचारधारा के हैं, हम दूसरे विचारधारा के हैं, उससे भी नाराज हो गए। और पहले ही खड़ा कर दिया कि सेपट्टा की सीताराम भैया, तो नहीं चाह रहे थे कि जीते, लेकिन जीत गए। फिर सही है, जब जीत गए तो कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुआ, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि सुभाष चंद्र कोई अगर इसमें कुछ भी चीजें बनाए तो उसको पहले गांधी जी से वो ले लें, हाँ परामर्श लें, उसके बाद उसको वो किया जाए। तो गांधी तैयारी नहीं, उन्होंने बताया था, तो तैयार नहीं हुए तो इनके पास भी अभी करें तो क्या करें, तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, क्या करें, इस्तीफा दे दें। तो अपना इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है ना, हाँ कांग्रेस इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्ष पद से। जब इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी करते हैं, फिर अपना कुछ अपना आगे इसी में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको उन लोगों को पसंद चीज़ें नहीं आती उनकी, तो फिर क्या करते हैं, 3 साल के लिए इनको सभी पदों से मुक्त कर देते हैं, एक तरह से बैन लगा देते, प्रतिबंध लगा देते काम। और फिर वो वहीं पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको मौका मिल जाता है, ब्रिटिश सरकार को भी इनको नज़रबंद कर लेती है, कहाँ पर, कलकत्ता में, और किसी तरीके से वहाँ से अपना निकल जाते हैं कलकत्ता से, और जापान फिर जर्मनी होते हुए आगे चलते सिंगापुर जब होने पर, ठीक है। तो इतना ही फिलहाल इसको करना चाहिए।
शिमला सम्मेलन, ये हेडिंग डालो। लिथगो के स्थान पर ना अभी लिखना नहीं, अभी बता रहा हूँ। अभी लिखना सर, अभी समझा दे लिखना सर। ठीक है ना? अभी तक कौन गवर्नर जनरल का आवास आए थे? लिथगो। एक बार कर्जन से सब लोग बताओ क्रम तो, एक बार कर्जन से सब लोग क्रम बताएंगे। वायसराय का या गवर्नर जनरल का क्रम बताएंगे। ऐसे बताओ ध्यान दें। कर्जन का यहाँ क्या 1905, फिर 1900, ठीक है। हार्डिंग का 10 से 1916 ना, ठीक है ना? हार्डिंग के बाद सोलह से इसके बाद फिर यही ना 31 तक ना, इरविन के बाद कब से कब तक? ना, फिर कब से कब तक? ठीक। और इनके बाद कौन आ गया? कब से कब तक? ठीक है ना? क्लियर है? पूरा याद रखिएगा सब लोग, कर्जन से लेकर यहाँ तक पूरा। तो आ जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय कौन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था, सविनय आंदोलन के समय में कौन था, ठीक है ना? यस सर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन था, कुछ भी आ सकता है, आया हुआ कुछ, ठीक है ना? तैयार कर लेना सब। अब बेबेल आ जाते हैं वायसराय बनकर, तो एक प्लान लेकर आते हैं, योजना लेकर आते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने, ठीक है ना? इसमें 3-4 प्रस्ताव था, ठीक है ना? उस प्रस्ताव को पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? और पहले लिख लो आप, फिर हम बता देते हैं। लिखो, लिथगो के स्थान पर बेबेल
लिलिथगो के स्थान पर वेबल भारत का वायसराय बनकर, लिलिथगो के स्थान पर वेबल भारत का वायसराय बनकर आए, भारत का वायसराय बनकर आए। कब से कब तक टाइम पर लिख लेना है? 44 से 46। यस सर। जब ये आते हैं बनकर तो बहुत सारे कांग्रेसी जो लीडर थे सब क्या थे, जेल में थे, सबको ये रिहा कर देते हैं, जेल से छोड़ देते हैं, ठीक है? कि भाई प्रस्ताव रखना है तो जेल से रिहा करना पड़े तो रिहा कर देते हैं, ठीक है ना? वेबल ने जून 1945 में सभी कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया, जेल से रिहा कर दिया, रिहा कर दिया। पैराग्राफ चेंज कर। 14 जून 14 जून 1945 ईस्वी को वेबल ने योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी, डैश करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर। पहला पॉइंट, केंद्र में एक, आराम से लिखिए, केंद्र में एक कार्यकारी परिषद होगी, केंद्र में एक कार्यकारी परिषद होगी। इस परिषद में वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक है ना? तो बड़ी बात थी कि कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, उसमें 2 पद को छोड़कर, एक वायसराय और एक कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय को लेने का सहमति हो गए, ठीक है ना? तो बड़ी बात था कि कम से कम इतना ये लोग देने वाले हैं, ठीक है? यस सर। दूसरा, यह परिषद तब तक कार्य करेगी जब तक संविधान निर्माण पर, यह परिषद तब तक कार्य करेगी जब तक संविधान निर्माण पर सहमति नहीं बन जाती। संविधान निर्माण पर, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच में संविधान निर्माण की सहमति जब तक नहीं बन जाती तब तक ये जो कार्यकारी परिषद है ये काम करेगी। ये इसमें प्रोविजन कहा गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, प्रतिरक्षा को छोड़कर, प्रतिरक्षा का मतलब डिफेंस, क्या डिफेंस, प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग, प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को दिए जाएंगे। भी बड़ी बात था कि भाई एक पक्ष रखा इन्होंने डिफेंस को, बाकी सब भारतीयों को सौंपने को तैयार थे। गवर्नर जनरल, अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त नहीं किया गया,
फिर से बोले, गवर्नर जनरल के वीटो का, वीटो आपको पढ़े होंगे पॉलिटी में, यंत्र को संविधात्मक शक्ति वीटो को समाप्त नहीं किया गया, किंतु उसका अनावश्यक प्रयोग नहीं होगा। यानी इसमें वीटो में गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है ना, यस तो उसका वो बेवजह प्रयोग यूज नहीं करेगा। हाँ, समाप्त तो नहीं किया गया लेकिन बेवजह उसका यूज नहीं किया जाएगा वीटो का। मुसलमानों और हिंदुओं का, मुसलमानों और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व समान होगा। मुसलमानों और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व समान होगा। ठीक है, तो ये सब इसमें प्रोविजन था आपके बेबल प्लान में। थोड़ा सुन लो। इसी को लेकर बेबल ने शिमला में सम्मेलन बुलाया। तो हमने दो चीज लिखा, एक क्या लिखा, बेबल योजना, और क्या लिखा, शिमला सम्मेलन। दोनों इसी में जुड़ा हुआ है। तो पहले तो बेबल योजना को ये प्रस्तुत करते हैं, जो पॉइंट मैंने लिखाया कि केंद्र में कार्यकारी परिषद होगी, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी पद किसे दिए जाएंगे, भारतीयों को। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी जो विषय किसको दे दिया जाएंगे, भारतीयों को दिए जाएंगे। ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या है, नहीं किया जाएगा, अनावश्यक उसका वो प्रयोग नहीं करेगा। हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान रहे। इसी को लेकर शिमला में सम्मेलन को बुलाया गया। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना इसमें प्रस्तुत होते हैं, आते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से हमने बताया कि बराबर बराबर सीटें बांटा जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से दो लोगों को उसमें जब भेज दिया गया, वो दो लोग थे अबुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार था। तब मुस्लिम लीग यानी कि जिन्ना नाराज हो जाते हैं कि मुस्लिमों को रिप्रेजेंट केवल कौन करेगा, मुस्लिम लीग करेगा, बाकी और कोई पार्टी नहीं करेगी। इसी से वो नाराज हो जाते हैं और ये शिमला कॉन्फ्रेंस क्या होता है, यानी कि बेबल योजना भी असफल हो जाता है। यानी कि जिन्ना ये कह रहे हैं कि मुस्लिम नहीं होंगे इसमें, ठीक है ना। मुस्लिम अगर होगा तो वो मुस्लिम लीग की तरफ से ही शामिल होंगे और दूसरे पार्टी की तरफ शामिल नहीं होंगे, ये कहते हैं। इसी वजह से ये भी असफल हो जाता है, कौन, बेबल प्लान और शिमला सम्मेलन। समझ रहे सब लोग। बेबल योजना पर अगला पॉइंट, बेबल योजना पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से, बेबल योजना पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से याद रखिए सब। अंडरलाइन करिए। 25 जून 1945 को, 25 जून 1945 ईस्वी करने के उद्देश्य से 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करिएगा, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मौलाना अबुल कलाम आजाद
मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा अबुल कलाम आजाद तथा लीग का प्रतिनिधित्व जिन्ना ने किया तथा लीग का प्रतिनिधित्व जिन्ना ने किया। पैराग्राफ चेंज करके आगे सर। आगे बढ़े। यस सर। इस सम्मेलन में 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का इस सम्मेलन में 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा, यानी कि 14 लोग इसमें शामिल होंगे। परिषद का प्रस्ताव रखा जिसमें 5 सदस्य कांग्रेस, 5 सदस्य कांग्रेस, डेढ़ कमा करके 5 सदस्य लीग यानी कि मुस्लिम लीग एवं 4 सदस्य वेवेल द्वारा नियुक्त होने थे। यानी कि कार्यकारिणी परिषद में कुल 14 सदस्य को शामिल करना था। इसमें से 5 मुस्लिम लीग, 5 कांग्रेस, यानी कि बराबर करना है। ठीक है ना, बराबर तो बात सही हो गया, लेकिन अभी 2 लोग को शामिल कर लेंगे। कांग्रेस किसको? अबुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खान को। तो दोनों मुस्लिम हैं, तो इसी वजह से ये लोग क्या हो जाएंगे? जिन्ना नाराज हो जाएंगे कि भाई मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी और कोई पार्टी नहीं करेगी। देखिए, लेकिन जब कांग्रेस ने अपने 5 सदस्यों में मौलाना अबुल कलाम आजाद व खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम रखा, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम प्रतिनिधि भेजने का अधिकार केवल लीग के पास है। मुस्लिम लीग मुस्लिम प्रतिनिधि भेजने का अधिकार लीग के पास है, क्योंकि लीग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। हाँ, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लास्ट पॉइंट। लीग की इस जिद पर, मुस्लिम लीग की इस जिद पर, या लीग की इस जिद पर कि शिमला सम्मेलन असफल हो गया। लीग की इस जिद पर ही शिमला सम्मेलन असफल हो गया। वीडियो ठीक है ना। अब एक और कर लेते हैं, INA पर मुकदमा। ठीक है, समझ रहे ना सब लोग? दिक्कत तो नहीं हो रहा है? याद हो रहा है ना सब? अब कितने याद को टेस्ट हो जाएगा। 15 को 17 टेस्ट होगा आप लोग का, है ना?
यस सर। तो पहले वाला जो सर ने पढ़ाया तो उसको पहले कर लेना, फिर मेरा जो हमने पढ़ाया तो उसको बाद में कर लेना। ये तो कर ही रहे, हम बार बार पूछ रहे इस वजह से कि तुम लोग तैयार कुछ हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा सुन लो सब लोग। आईने ट्राई भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आईने ट्राई। यस सर। हल्का सा सुनो फिर लिखेगा। देखो अब जब ये लोग जीत गए मित्र राष्ट्र, तो जितने भी सैनिक हैं आजाद हिंद फौज में सबको बंदी बनाकर ले आया गया, ठीक है? और इन पर क्या किया गया, मुकदमा चलाने का वो किया गया कि इन पर मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है? और दिल्ली के लाल किले में मुकदमे की सुनवाई होगी, ठीक है? जितने भी उस समय पार्टी थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भी बहुत सारी पार्टी, सबने इन लोगों को समर्थन दिया, सभी की सहानुभूति इन लोगों के साथ थी। किसके, तो आजाद हिंद फौजियों के जो कैदी थे उनके साथ था, ठीक है ना। सबने इनके फेवर में विरोध किया कि नहीं, इन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया, यानी कि इनके जो मुकदमा चल रहा था कैदियों पर, यानी कि आजाद हिंद फौज के कैदियों पर, उन पर एक समिति बनाया, बचाव समिति बनाया, ठीक है ना, वकीलों का, ठीक है ना। इनमें जो मेन थे उनका नाम था भोला भाई देसाई, यानी बचाव पक्ष के जो वकील थे मेन, वो कौन थे, भोला भाई देसाई, ठीक है ना। और इनमें से यही तीनों, ठीक है ना, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया जाना था, ठीक है ना। तो जो बचाव पक्ष के वकील थे, इनका नाम था भोला भाई देसाई, भोला भाई, इन्हीं के नेतृत्व में और वकीलों ने इनके खिलाफ क्या किया कि लड़ा, मुकदमा लड़ा, ठीक है। और कौन कौन लोग थे, आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू और एक और लोग थे तेज बहादुर, ठीक है। और 25 साल बाद जवाहरलाल नेहरू भी वकील के कोट पहनकर खड़े थे यहाँ पर, तो उनको भी ऐड करना है, ठीक है ना। यानी कि 25 साल बाद वो वकील का कोट पहनकर खड़े थे, कौन, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये लोग इनके फेवर में है, मेन इनका नाम सबको याद रखना, बाकी ये लोग भी तो है ही इंपॉर्टेंट, है ना।
ये 25 साल के बाद होता है तो नहीं। मतलब 25 साल बाद इन्होंने फिर से कोट पहना वकील का। इसके पहले तक वकालत छोड़ दी। वकालत में सब छोड़ दिया था। सब जितने भी थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी सब वकील थे, सब पढ़े लिखे, सब विद्वान थे। हाँ, ना जब मौका लगता था तो अपना आ जाते थे कोर्ट उस लड़ने के लिए, नहीं तो फिर अपना आंदोलन कर रहे हैं। जितने भी सब वकील सब विद्वान थे, सब जितने थे। क्लियर है? तो बाद में इन लोगों को छोड़ दिया था, तीनों को, शाहनवाज खान, दुर्गा सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार, इसे को लिखना है। सरकार ने पहले तो ये हेडिंग डालो सब। हाँ, ये कब की घटना है? ऊपर भी लिखना, ऊपर ही लिख लेना, नवंबर। सीक्वेंस याद रखना सब। बेबल प्लान जून में, ये नवंबर में, ठीक है ना? बेबल पहले आया, ये बाद में। बोले सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर, सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में, सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में दिल्ली के लाल किले में, निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक मुकदमा चलाया। 1945, 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक मुकदमा चलाया। पैराग्राफ चेंज करके नवंबर 1945 के मुकदमे में, नवंबर 1945 के मुकदमे में तीनों लोग का नाम लिख लीजिएगा। शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो तथा प्रेम कुमार सहगल। शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो तथा प्रेम कुमार सहगल। प्रेम कुमार, तीनों लोग का नाम याद रखिएगा। और एक नाम अभी और आएगा तो उनका भी नाम याद रखिएगा, यानी कि पहले लिख लीजिए फिर हम बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना? या आजाद हिंद फौज के मुकदमे से संबंधित नहीं है, ठीक है ना? तो 3 तो ये हैं, एक का नाम अभी और आएगा तो उनका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? 3 ये मेन, बाकी और प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमे चलाने के लिए, लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया। लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया, ठीक है? पैराग्राफ चेंज करते हैं। संपूर्ण देश में इनके पक्ष में सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। अब नेहरू ने इन लोगों को एक नाम दिया था,
नाम दिया था गुमराह देशभक्त। क्या बोला था? गुमराह देशभक्त। तो लिखिए नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति के प्रति उदारता दिखाने की अपील की। नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति उदारता दिखाने की अपील की। अच्छा, एक चीज और इन्होंने किया कांग्रेस ने, एक जो सिपाही थे इनके, उनको आर्थिक सहायता भी इन्होंने दिया और रोजगार दिलाने का भी इन्होंने व्यवस्था किया और बचाव समिति का तो गठन किया ही गया था वकीलों का। तो ये सब इन्होंने काम किया इनके लिए, ठीक है ना। जो सैनिक थे उनको आर्थिक सहायता भी दिया, रोजगार उपलब्ध कराने का भी व्यवस्था इन्होंने कराया। किसने? कांग्रेस ने। ये सब कराया क्यों? कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के बचाव के लिए आजाद हिंद बचाव समिति आजाद हिंद बचाव समिति का गठन किया और रिहा कर दिए गए फौजियों को आर्थिक सहायता देने तथा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आजाद हिंद फौज राहत, हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करिएगा आजाद से, ठीक है ना। यस सर। तथा जांच समिति, क्लोज कर लीजिए, आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा, भी बनाई। हाँ, फिर से अगला पॉइंट, जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ, तो कौन? भूला भाई देसाई, बचाव पक्ष लिखा हुआ है क्या? बचाव पक्ष, हाँ, के वकीलों की, बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। समझ रहे ना? कि मेन कौन थे इसमें? यही थे, भूला भाई। बाकी इनके साथ ही लोग थे। कौन? तेज बहादुर सफर, आसफ अली, जलासा, काटजू, ठीक है।
कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहते हैं ना, कभी कभी नहीं रहते, कभी कभी इनका नाम आ जाता है। तो अगुवाई तो यही मेन कर रहे हैं कौन, ये। ऑप्शन में नहीं है तो लगा सकते हैं इसको ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, या फिर ये भी लगा सकते हैं, कई बार ये भी मिल जाएगी। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली, सबका नाम लिखा हुआ, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली, आसफ अली हाँ, उनके सहायकों में से थे, उनके सहायकों में से थे। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली इनके सहायकों में से थे, ठीक है ना। कार्रवाई के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू भी पच्चीस साल पश्चात, कार्रवाई के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू भी 25 साल पश्चात वकीलों की पोशाक पहनकर, फिर से बोले, पहनकर अदालत में मौजूद थे। इस मुकदमे को, अगले लाइन से, इस मुकदमे को, थक गए आप लोग, आप तो सोच रहे हैं लिखा नहीं आप इसी पे बोर्ड पे ही करा दें, नहीं सर, उससे ऊपर चला जाता है। लिखाइए सर। हाँ टाइम तो है, टाइम। हाँ चलो लिखा है अभी तो, आज तो लिखाना ही है, अगले दिन की बात है। इस मुकदमे को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। हाँ, इस मुकदमे को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। जैसा पॉइंट सब शुरू में सब बता दिए ना कि भाई सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सहानुभूति मिल रहा है सबका, ठीक है ना, पूरी समर्थन प्राप्त। अंततः पैराग्राफ चेंज करके, अंततः सरकार को दबाव के आगे झुकना पड़ा, सरकार को दबाव के आगे झुकना पड़ा तथा अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ी कि, हाँ रिपीट कर रहे हैं, अंततः सरकार को दबाव के आगे झुकना पड़ा तथा अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ी कि आजाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध, उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध हत्या एवं बर्बरता, हाँ लिख लेंगे ना, का अभियोग है, यानी कि आरोप लगा हुआ है हत्या और बर्बरता का, तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है ना। बर्बरता क्या होता है? हाँ यानी कि
बहुत बुरी तरीके से मारना, ठीक है ना, हत्या कर देना, हाँ इस तरह वही उसी के ऊपर बढ़ता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ। नहीं अभी फरवरी 1946 ईस्वी को, फरवरी 1946 ईस्वी को 1946 को, ये नवंबर की बात थी, अब हम लोग फरवरी में आ गए, ठीक है ना, यानी कि 46 में, ठीक है ना, फरवरी 1946 ईस्वी को कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी, यही हम नाम बोले थे इनका, हाँ राशिद अली, इनका नाम याद रखिए, राशिद अली को 7 वर्ष की कैद की सजा, राशिद अली को 7 वर्ष की कैद की सजा के विरुद्ध, 7 वर्ष की कैद की सजा के विरुद्ध मुस्लिम लीग से संबद्ध, यानी कि उनसे संबंधित, मुस्लिम लीग से संबद्ध छात्रों ने हड़ताल का, मुस्लिम लीग से संबद्ध छात्रों ने हड़ताल का आह्वान किया, ऐसे लिखिएगा, आह्वान कर, तो 3 लोग से इनका नाम याद रखना ही है और इनका भी नाम याद रखना है। ये भी आईएनए के अधिकारी थे, कौन, राशिद अली, लेकिन कलकत्ता में इन पर मुकदमा चला, ठीक है ना। इनके बचाव में ये लोग आए, तो मेन तो ये थे, बाकी इनके साथ किया ये लोगों ने। जवाहरलाल नेहरू खड़े थे बाहर कि भाई कुछ ऐसा हुआ तो हम भी जाएंगे इनके बचाव में, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट सब याद रखना। कहाँ चला तो दिल्ली में, कब की घटना है, पूरा पॉइंट याद रखना, मतलब क्लियर जो है सबका सीक्वेंस भी याद रखना, ठीक है ना।